नमस्कार, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चलिए इस वीडियो में ब्लॉकचेन का इंट्रोडक्शन शुरू करते हैं और उसकी इम्पोर्टेंस क्या है ये समझते हैं। ब्लॉकचेन पार्टिसिपेटिंग पार्टीज के बीच में हुई लेन देन या डिजिटल इवेंट के रिकॉर्ड का एक डिस्ट्रीब्यूटेड डेटाबेस है। हर एक लेन देन सिस्टम में पार्टिसिपेंट्स की मेजॉरिटी के द्वारा वेरीफाई की जाती है। ये हर एक लेन देन का सारा रिकॉर्ड रखता है। ब्लॉकचेन का एक उदाहरण बिटकॉइन है, जो कि एक बहुत ही पॉपुलर क्रिप्टो करेंसी है। ब्लॉकचेन तकनीक लेन देन को डिजिटल लेजर के फॉर्म में रिकॉर्ड करती है और यह पूरे नेटवर्क में इसी फॉर्म में डिस्ट्रीब्यूट की जाती है, जिससे यह करप्ट होने से बच जाती है। ऐसी कोई भी चीज जिसकी कोई वैल्यू हो, जैसे कि लैंड एसेट्स, कार्स आदि, ब्लॉकचेन में लेन देन की तरह रिकॉर्ड कर सकते हैं। आइए अब समझते हैं कि ब्लॉकचेन तकनीक काम कैसे करता है। ब्लॉकचेन का मशहूर इस्तेमाल है बिटकॉइन। बिटकॉइन एक क्रिप्टो करेंसी है जिसका उपयोग डिजिटल एसेट्स को ऑनलाइन एक्सचेंज करने के लिए होता है। बिटकॉइन लेन देन के लिए दो पार्टी के लिए थर्ड पार्टी ट्रस्ट के बजाय क्रिप्टोग्राफिक प्रूफ का प्रयोग करता है। हर एक लेन देन डिजिटल सिग्नेचर के द्वारा सुरक्षित किया जाता है। समझने के लिए यह डायग्राम देखें। ब्लॉकचेन के लेन देन प्रोसेस को संक्षेप में ऐसे देख सकते हैं। लेन देन शुरू करना। एक नया लेन देन ब्लॉकचेन नेटवर्क में एंटर करता है। सभी इंफॉर्मेशन जिन्हें भेजने की जरूरत पड़ती है वे पब्लिक और प्राइवेट कीज का इस्तेमाल करके 2 बार एनक्रिप्ट किए जाते हैं। लेन देन की जांच। लेन देन को पीयर टू पीयर कंप्यूटर नेटवर्क में भेजा जाता है। यह नेटवर्क पूरी दुनिया में फैले हुए होते हैं। सभी नोड लेन देन की वैलिडिटी के लिए यह चेक करते हैं कि लेन देन के लिए उपरोक्त बैलेंस है या नहीं। नया ब्लॉक बनाना। एक टिपिकल ब्लॉकचेन नेटवर्क में बहुत से नोड्स होते हैं और एक ही समय पे कई लेन देन वेरीफाई होते रहते हैं। जब लेन देन वेरीफाई हो जाता है और वह लेजिटिमेट लेन देन डिक्लेयर हो जाता है, तब वह मेम पूल में ऐड हो जाता है। एक नोड के सभी वेरीफाइड लेन देन एक मेम पूल बनाते हैं और यही ढेर सारे मेम पूल्स एक ब्लॉक बनाते हैं। मेम पूल या मेमोरी पूल एक ऐसी जगह है जहां ब्लॉकचेन नेटवर्क में हुए सभी रीसेंट और पेंडिंग लेन देन की जानकारी होती है। कंसेंसस एल्गोरिथम। ब्लॉक बनाने वाले नोड्स इसे परमानेंट बनाने के लिए ब्लॉक को ब्लॉकचेन नेटवर्क में जोड़ने का प्रयास करेंगे। लेकिन अगर प्रत्येक नोड को इस तरह से ब्लॉक जोड़ने की अनुमति दी जाती है, तो यह ब्लॉकचेन नेटवर्क के कामकाज को बाधित करेगा। इस समस्या को हल करने के लिए नोड्स कंसेंसस मैकेनिज्म का उपयोग करते हैं और यह इंश्योर करते हैं कि ब्लॉकचेन में जोड़ा जाने वाला हर नया ब्लॉक सच का एक और एकमात्र वर्जन है, जिस पर ब्लॉकचेन में सभी नोड्स द्वारा सहमति व्यक्त की जाती है और केवल एक वैलिड ब्लॉक ब्लॉकचेन से सुरक्षित रूप से जुड़ा हुआ है। ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ने के लिए चुने गए नोड को इनाम मिलता है और इसीलिए हम उन्हें माइनर्स कहते हैं। कंसेंसस एल्गोरिथम उस ब्लॉक के लिए एक हैश कोड बनाता है जो ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ने के लिए आवश्यक है। नए ब्लॉक को ब्लॉकचेन में जोड़ना। नए बनाए गए ब्लॉक को अपना हैश वैल्यू मिलने और ऑथेंटिकेट होने के बाद अब यह ब्लॉकचेन में जोड़े जाने के लिए तैयार है। प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक का एक हैश वैल्यू होता है और इस तरह ब्लॉकचेन बनाने के लिए ब्लॉक एक दूसरे से क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े होते हैं। ब्लॉकचेन के ओपन एंड पर एक नया ब्लॉक जोड़ा जाता है। लेन देन पूरा होना। जैसे ही ब्लॉकचेन में ब्लॉक जोड़ा जाता है, लेन देन पूरा हो जाता है और इस लेन देन का डिटेल्स ब्लॉकचेन में परमानेंटली रूप से स्टोर होता है। कोई भी लेन देन की डिटेल्स प्राप्त कर सकता है और लेन देन की पुष्टि कर सकता है। समझने के लिए यह डायग्राम देखें। अगला है ब्लॉकचेन की विशेषताएं। चलिए इस पे विस्तार में चर्चा करते हैं। ब्लॉकचेन की विशेषताएं। शुरू करते हैं पहली विशेषता से। यह है इम्यूटेबल। इम्यूटेबिलिटी का मतलब है कि ब्लॉकचेन एक परमानेंट और अनऑल्टरेबल नेटवर्क है। ब्लॉकचेन तकनीक नोड्स के संग्रह के माध्यम से कार्य करती है।
नेटवर्क के हर एक नोड में डिजिटल लेजर की कॉपी होती है। लेन देन जोड़ने के लिए प्रत्येक नोड लेन देन की वैलिडिटी की जांच करता है और यदि अधिकांश नोड सोचते हैं कि यह एक वैध लेन देन है तो इसे नेटवर्क में जोड़ा जाता है। इसका मतलब यह है कि अधिकांश नोड्स की मंजूरी के बिना कोई भी लेजर में कोई लेन देन ब्लॉक नहीं जोड़ सकता है। कोई भी मान्य रिकॉर्ड इरिवर्सिबल है और उन्हें बदला नहीं जा सकता है। इसका मतलब है कि नेटवर्क पर कोई भी यूजर इसे एडिट, चेंज या डिलीट नहीं कर सकेगा। नंबर 2, डिस्ट्रीब्यूटेड। सभी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स के पास पूर्ण पारदर्शिता के लिए लेजर की एक कॉपी होती है। एक पब्लिक लेजर नेटवर्क और लेन देन पर सभी पार्टिसिपेंट्स के बारे में पूरी जानकारी देता है। कंप्यूटर में डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटेशनल पावर एक बेहतर परिणाम सुनिश्चित करती है। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर कई कारणों से ब्लॉकचेन की महत्वपूर्ण विशेषताओं में से एक है। जैसे डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर में क्या हो रहा है इसे ट्रैक करना आसान है क्योंकि यह तेजी से फैलते हैं। ब्लॉकचेन नेटवर्क पर प्रत्येक नोड को लेजर बनाए रखना चाहिए और वैलिडेशन में भाग लेना चाहिए। लेजर में कोई भी बदलाव सेकंड या मिनटों में अपडेट किया जाएगा और ब्लॉकचेन में इंटरमीडिएरीज की कोई भागीदारी नहीं होने के कारण परिवर्तन के लिए वैलिडेशन जल्दी से किया जाएगा। यदि कोई यूजर एक नया ब्लॉक जोड़ना चाहता है तो अन्य भाग लेने वाले नोड्स को लेन देन को वेरीफाई करना होगा। ब्लॉकचेन नेटवर्क में एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए इसे नेटवर्क पर अधिकांश नोड्स द्वारा अप्रूव किया जाना चाहिए। ब्लॉकचेन नेटवर्क में किसी भी नोड को नेटवर्क से किसी भी प्रकार का विशेष उपचार या एहसान नहीं मिलेगा। नेटवर्क में एक नया ब्लॉक जोड़ने के लिए सभी को स्टैंडर्ड प्रोसीजर का पालन करना होगा। नंबर 3, डिसेंट्रलाइज्ड। ब्लॉकचेन नेटवर्क डिसेंट्रलाइज्ड है, जिसका अर्थ है कि कोई सेंट्रल गवर्निंग अथॉरिटी नहीं है जो सभी निर्णयों के लिए जिम्मेदार होगा, बल्कि नोड्स का एक समूह नेटवर्क बनाता है और नेटवर्क को मेंटेन करता है। नेटवर्क के हर एक नोड में डिजिटल लेजर की कॉपी होती है। डिसेंट्रलाइजेशन प्रॉपर्टी कई फायदे प्रदान करती है। चूंकि एक ब्लॉकचेन नेटवर्क ह्यूमन कैलकुलेशंस पर निर्भर नहीं करता है, यह पूरी तरह से ऑर्गेनाइज्ड और फॉल्ट टॉलरेंट है। डिसेंट्रलाइज्ड नेचर की वजह से इसके फेल होने की संभावना अधिक बढ़ जाती है। सिस्टम पर हमला करना हैकर्स के लिए अधिक महंगा है, इसीलिए इसके विफल होने की संभावना कम है। इसमें कोई थर्ड पार्टी शामिल नहीं है। ब्लॉकचेन का डिसेंट्रलाइज्ड नेचर एक पारदर्शी प्रोफाइल बनाने की सुविधा प्रदान करती है। इस प्रकार हर चेंज का पता लगाया जा सकता है। उपयोगकर्ताओं के पास अब अपनी संपत्तियों पर नियंत्रण है और उन्हें अपनी संपत्ति को बनाए रखने और प्रबंधित करने के लिए तीसरे पक्ष पर भरोसा करने की आवश्यकता नहीं है। नंबर 4, सिक्योर। ब्लॉकचेन में सभी रिकॉर्ड व्यक्तिगत रूप से एन्क्रिप्ट किए गए हैं। एन्क्रिप्शन का उपयोग करने से ब्लॉकचेन नेटवर्क पर पूरी प्रक्रिया में सुरक्षा की एक और परत जुड़ जाती है। चूंकि कोई नहीं है, इसका मतलब यह नहीं है कि कोई नेटवर्क पर डेटा जोड़, अपडेट या हटा सकता है। ब्लॉकचेन पर हर जानकारी को क्रिप्टोग्राफिक रूप से हैश किया जाता है, जिसका अर्थ है कि डेटा के हर टुकड़े की नेटवर्क पर एक अनूठी पहचान है। सभी ब्लॉकों में अपना एक अनूठा हैश और पिछले ब्लॉक का हैश होता है। इस प्रॉपर्टी के कारण ब्लॉक एक दूसरे के साथ क्रिप्टोग्राफिक रूप से जुड़े हुए हैं। डेटा को करने के किसी भी प्रयास का मतलब है कि सभी हैश आईडी को बदलना, जो काफी असंभव है। नंबर 5, कंसेंसस। प्रत्येक ब्लॉकचेन में नेटवर्क को क्विक और अनबायस्ड डिसीजंस के लिए एक कंसेंसस की जरूरत होती है। कंसेंसस एक निर्णय लेने वाला एल्गोरिदम है ताकि जल्दी और तेजी से एक समझौते तक पहुंचा जा सके। नोड्स एक दूसरे पर भरोसा नहीं कर सकते हैं, लेकिन वे निर्णय लेने के लिए नेटवर्क के मूल में चलने वाले एल्गोरिदम पर भरोसा कर सकते हैं। प्रत्येक ब्लॉकचेन में एक कंसेंसस एल्गोरिदम होना चाहिए, अन्यथा यह अपना मूल्य खो देगा। नंबर 6, यूनानिमस। सभी नेटवर्क पार्टिसिपेंट्स नेटवर्क में जोड़े जाने से पहले रिकॉर्ड की वैधता से सहमत होते हैं।
जब कोई नोड नेटवर्क में ब्लॉक जोड़ना चाहता है तो उसे बहुमत मतदान प्राप्त करना होगा, अन्यथा ब्लॉक को नेटवर्क में नहीं जोड़ा जा सकता है। एक नोड केवल नेटवर्क से अपडेट या डिलीट इंफॉर्मेशन पा सकता है। प्रत्येक रिकॉर्ड एक साथ अपडेट किया जाता है और अपडेट नेटवर्क में जल्दी से फैलते हैं। इसीलिए नेटवर्क में अधिकांश नोड से सहमति के बिना कोई बदलाव करना संभव नहीं है। नंबर 7, फास्टर सेटलमेंट। ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स में फॉलआउट के कई कारण होते हैं, जैसे कि लेन देन को फाइनलाइज करने में कई दिन लगते हैं, जो आसानी से करप्ट हो सकते हैं। दूसरी ओर ब्लॉकचेन ट्रेडिशनल बैंकिंग सिस्टम्स की तुलना में तेजी से सेटलमेंट प्रदान करता है। यह सुविधा जीवन को आसान बनाने में मदद करती है। आइए अब एक नजर डालते हैं कि ब्लॉकचेन के अंदर क्या है। ब्लॉकचेन एक दूसरे से जुड़े ब्लॉकों की एक श्रृंखला है। एक ब्लॉक में 4 भाग होते हैं: प्रीवियस हैश, द टाइम स्टैम्प, नॉन्स, मर्कल ट्री रूट। पहले भाग से शुरू करते हैं। प्रीवियस हैश। पिछला ब्लॉक हैश फील्ड ब्लॉक हेडर के अंदर होता है और इस तरह वर्तमान ब्लॉक के हैश को प्रभावित करता है। उदाहरण के लिए माता पिता की पहचान बदलने पर बच्चे की अपनी पहचान बदल जाती है। जब माता पिता को किसी भी तरह से संशोधित किया जाता है तो माता पिता का हैश बदल जाता है। माता पिता के बदले हुए हैश को बच्चे के प्रीवियस ब्लॉक हैश पॉइंटर में बदलाव की आवश्यकता होती है। यह बदले में बच्चे के हैश को बदलने का कारण बनता है, जिसके लिए पोते के पॉइंटर में बदलाव की आवश्यकता होती है, जो बदले में पोते को बदलता है। और इसी तरह यह कैस्केड प्रभाव यह सुनिश्चित करता है कि एक बार जब किसी ब्लॉक में कई पीढ़ियां होती हैं, तो इसे बाद के सभी ब्लॉकों की पूर्ण गणना को मजबूर किए बिना बदला नहीं जा सकता है। टाइम स्टैम्प। एक ब्लॉक टाइम स्टैम्प ब्लॉक पीढ़ी का समय है। समय मिलीसेकंड में लिखा गया है, जो यूनिक्स एपॉक की शुरुआत के बाद से बीत चुका है। जब नोड ब्लॉकचेन नेटवर्क से एक नया ब्लॉक प्राप्त करता है तो यह सत्यापित करता है कि ब्लॉक का टाइम स्टैम्प मान यूटीसी समय को 100 मिलीसेकंड से अधिक नहीं बढ़ाता है। नॉन्स। नॉन्स केवल एक बार उपयोग की जाने वाली संख्या का एक प्रतीक है। यह एक ब्लॉकचेन में हैश या एन्क्रिप्टेड ब्लॉक में जोड़ा गया 4 बाइट नंबर है, जो जब पुनः तैयार किया जाता है तो कठिनाई स्तर के प्रतिबंधों को पूरा करता है। नॉन्स वह संख्या है जिसे ब्लॉकचेन खनिक हल कर रहे हैं। मर्कल ट्री रूट। मर्कल रूट एक मर्कल पेड़ पर तथ्यों की पुष्टि करने के लिए एक सरल गणितीय विधि है। उनका उपयोग क्रिप्टोकरेंसी में यह सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है कि पीयर टू पीयर नेटवर्क के माध्यम से भेजे गए डेटा ब्लॉक पूरे क्षतिग्रस्त और अपरिवर्तित हैं। आइए इस आरेख पर एक नजर डालें और समझें कि अभी चर्चा की जा रही है। प्रत्येक ब्लॉक में पिछले ब्लॉक के डेटा का एक क्रिप्टोग्राफिक हैश होता है। श्रृंखला में अगले ब्लॉक का प्रस्ताव करने के लिए क्रिप्टोग्राफिक पहेली को हल करके खनिकों द्वारा नॉन्स की गणना की जाती है। इसे काम के प्रमाण के रूप में जाना जाता है। ब्लॉकचेन को इसके क्रिप्टोग्राफिक गुणों के कारण अपरिवर्तनीय कहा जाता है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि डेटा बदलना असंभव है। इसका मतलब है कि डेटा को बदलना बेहद कठिन है और किसी भी बदलाव का आसानी से पता लगाया जा सकता है। एक मर्कल पेड़ हैश पॉइंटर्स के साथ एक द्विआधारी पेड़ है। एक मर्कल ट्री एक संरचना है जो डेटा के एक बड़े शरीर में सामग्री के कुशल और सुरक्षित सत्यापन की अनुमति देता है। मर्कल पेड़ों का उपयोग करने का लाभ यह है कि सदस्यता साबित करने के लिए O यानी कि log n चरणों की आवश्यकता होती है। इसके अलावा एक क्रमबद्ध मर्कल पेड़ में गैर सदस्यता को O यानी कि log n चरणों में भी साबित किया जा सकता है। पहले ब्लॉक को उत्पत्ति ब्लॉक के रूप में जाना जाता है। आइए हम निम्नलिखित स्पष्टीकरण की मदद से मर्कल ट्री के बारे में अधिक समझें। मर्कल ट्री स्पष्टीकरण एक गणितीय डेटा संरचना जो डेटा के विभिन्न ब्लॉकों के हैश से बनी होती है और जो एक ब्लॉक में सभी लेन देन के सारांश के रूप में कार्य करती है। यह डेटा के एक बड़े निकाय में सामग्री के कुशल और सुरक्षित सत्यापन के लिए भी अनुमति देता है। यह डेटा की स्थिरता और सामग्री को सत्यापित करने में भी मदद करता है।
बिटकॉइन और एथीरियम दोनों मर्कल पेड़ संरचना का उपयोग करते हैं। मर्कल ट्री को हैश ट्री के नाम से भी जाना जाता है। मर्कल ट्री डेटा की अखंडता को बनाए रखता है। यदि लेन देन का कोई भी विवरण या लेन देन का क्रम बदल जाता है तो यह परिवर्तन उस लेन देन के हैश में परिलक्षित होते हैं। यह परिवर्तन मर्कल ट्री से मर्कल रूट तक गिर जाएगा, जिससे मर्कल रूट का मूल्य बदल जाएगा और इस प्रकार ब्लॉक अमान्य हो जाएगा। मर्कल ट्रीज के 3 लाभ हैं। यह डेटा की अखंडता और वैधता को बनाए रखने का एक साधन प्रदान करता है। यह मेमोरी या डिस्क स्पेस को सबूत के रूप में बचाने में मदद करता है। कंप्यूटेशनल रूप से आसान और तेज। उनके प्रमाण और प्रबंधन को नेटवर्क में प्रेषित करने के लिए छोटी मात्रा में जानकारी की आवश्यकता होती है। अब हम ब्लॉकचेन और डीएलटी के बीच क्या अंतर है, इस पर चर्चा करते हैं। ब्लॉकचेन डीएलटी से कैसे अलग है? आइए पहले ब्लॉकचेन और डीएलटी के बारे में याद करें। इससे अंतर समझने में मदद मिलेगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक यानी कि डीएलटी और ब्लॉकचेन तकनीक को कई समान कार्यों की सेवा के लिए डिजाइन किया गया है। उन लोगों के लिए जो एक या दूसरे के साथ मिलकर काम नहीं करते हैं, उनके लिए यह सोचना मुश्किल हो सकता है कि इनमें क्या कोई वास्तविक अंतर है। दोनों तकनीक में बहुत कुछ समान है, लेकिन यह समझना महत्वपूर्ण है कि प्रत्येक कैसे काम करता है। यहाँ कुछ मूल बातें दी गई हैं जो अंतर समझने में मदद करेंगी। डिस्ट्रीब्यूटेड लेजर तकनीक क्या है? डीएलटी एक डेटाबेस है जिसे एक से अधिक स्थानों पर प्रावधान या वितरित किया जा सकता है। कई लोग उन आवंटनों में से प्रत्येक का प्रबंधन कर सकते हैं, जो डेटा के साथ छेड़छाड़ को पूरा करने में अधिक कठिन और यहाँ तक के छिपाने में भी कठिन रखने में मदद करता है। यह देखते हुए कि डेटा कैसे वितरित किया जाता है, उस डेटा के अनधिकृत उपयोग को पूरी तरह से बदलने, हटाने या अन्यथा बनाने के लिए आवश्यक चरण। यह अतीत में बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थानों द्वारा डेटा प्रबंधित करने के तरीके में सुधार है। डीएलटी अधिक आसानी से जानकारी की रक्षा करता है, जबकि यह भी सुनिश्चित करता है कि जिनके पास पहुंच होनी चाहिए वे आवश्यकता अनुसार ऐसा कर सकते हैं। ब्लॉकचेन क्या है? पेशेवरों के बीच एक कहावत है जो कुछ इस तरह से जाती है, सभी ब्लॉकचेन डीएलटी हैं, लेकिन सभी डीएलटी ब्लॉकचेन नहीं है। ऐसा इसीलिए है क्योंकि ब्लॉकचेन को डीएलटी का एक रूप माना जाता है, जबकि यह एकमात्र रूप नहीं है। ब्लॉकचेन के साथ आप अभी भी डेटाबेस की मात्रा से निपट रहे हैं। अंतर यह है कि डेटा को ब्लॉक या मॉड्यूल की एक श्रृंखला में व्यवस्थित किया जाता है। प्रत्येक ब्लॉक डेटा की एक सीमित मात्रा संग्रहित कर सकता है। जब सबसे हालिया ब्लॉक भरा होता है तो श्रृंखला में एक और ब्लॉक जोड़ा जाता है। अब अंतर देखते हैं। ब्लॉकचेन और डीएलटी के बीच महत्वपूर्ण अंतर। सबसे पहले ब्लॉक स्ट्रक्चर। डीएलटी में ब्लॉक को विभिन्न रूपों में व्यवस्थित किया जा सकता है। ब्लॉकचेन में ब्लॉक को एक श्रृंखला के रूप में जोड़ा जाता है। दूसरा, पावर ऑफ वर्क। डीएलटी अधिक स्केलेबल है क्योंकि इसे प्रत्येक लेन देन के सत्यापन के लिए कार्य सहमति तंत्र की शक्ति की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकचेन डीएलटी का एक उप समूह है। कार्य सहमति तंत्र की शक्ति अधिक कार्यक्षमता और सुरक्षा जोड़ती है। इसके बाद टोकन। डीएलटी को किसी भी टोकन या डिजिटल मुद्रा की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकचेन में ब्लॉकचेन के साथ काम करते समय टोकन पर विचार किया जाना चाहिए। अगला, सीक्वेंस। डीएलटी को डेटा के किसी विशिष्ट अनुक्रम की आवश्यकता नहीं है। ब्लॉकचेन में सभी ब्लॉक एक विशेष श्रृंखला में व्यवस्थित होते हैं। अंत में, ट्रस्टेबिलिटी। डीएलटी में भाग लेने वाले नोड्स के बीच विश्वास अधिक है। ब्लॉकचेन में भाग लेने वाले नोड्स के बीच ट्रस्ट डीएलटी से कम है। निर्णय लेने की शक्तियां एक तरफ हो सकती हैं, क्योंकि हर कोई माइन कर सकता है। इस वीडियो में तो हमने आज काफी कुछ सीखा है। उम्मीद है कि आपको सब समझ आया होगा और हम अगले वीडियो के साथ आपसे जल्द ही मिलेंगे।